नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 15 जून और आज का दिन है मंगलवार। डेली 30 में आज का जो टर्म होता है वो टर्म क्या होता है? वो टर्म होता है पॉलिटी का। और पॉलिटी के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नागरिकता को। नागरिकता पे बहुत प्रश्न नहीं बनते। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि नागरिकता पे कितना क्या हम कर लेंगे डिस्कशन। लेकिन नागरिकता पर जो प्रश्न बनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग जो बनते हैं प्रश्न उनको भी हम लेंगे और उनसे थोड़ा सा अलग भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के प्रश्न हैं जो थोड़े से टफ आपको लग सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डे 30। 21 प्रश्न आज जीएस के और 9 प्रश्न करेंट अफेयर के हम लेने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये हम कई जगह पढ़ते हैं लेकिन नागरिकता का भी ये मुद्दा है। मतदान करने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का महान्यायवादी, ये सब जो अधिकार है बनने का, यानी कि जो चुनाव लड़ सकते हैं इनका या चयनित हो सकते हैं, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। ऐसा कहा जा रहा है जिनके पास नागरिकता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। आप इसका उत्तर दे सकते हैं और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। है ना? नागरिकता देश के नागरिकों को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार सब कुछ प्रदान करती है। नागरिक होने का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल आपको अधिकार मिल गए। नागरिक होने के साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि आपके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हो गए। कुछ अधिकारों की अगर बात करें तो कुछ अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जो बातें हमने की, यहाँ पे अनुच्छेद की सहित पूरी ये दी हुई हैं, इनको आप पढ़ के समझ लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस तिथि से लागू किए गए? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो क्या किया गया, है ना? उसको आत्मार्पित किया गया, उसको स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। अब इसमें जो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो कब से लागू हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। कुछ जो प्रावधान थे वो लागू किए गए थे और उनमें से एक नागरिकता का प्रावधान था। निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परवर्ती उपबंध, साथ में नागरिकता, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। बाकी जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 के लिए छोड़ दिए गए। आगे जब पूरा संविधान लागू हुआ और तब ये आगे के जो शेष उपबंध थे वो लागू हुए। ठीक है ना? इस बार का डेली 30 का टेस्ट हुआ, उसमें कई लोग असंतुष्ट, लेकिन ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं। असंतुष्ट लोगों का कहना है कि हमने किया ज्यादा था, कम हो गया। जो टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं वो आप ही करते हैं, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, आपकी भावनाओं से वो नहीं खेलता है। तो आसानी से टेस्ट दीजिए दुरुस्त होके। आरओ और यूपीपीसीएस का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन कोर्स विद टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं और आज ही रात में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा या मतलब उसकी जानकारी बिल्कुल वो तैयार हो गया है। आज रात तक उसकी जानकारी मिल जाएगी। बहुत कुछ नया आपके लिए होने वाला है, तो उस कोर्स को आप लोग जिनको चाहिए वो लोग उसमें एनरोलमेंट कर पाएंगे और उसके लिए और हम व्यवस्था भी कर रहे हैं कि उसको और अच्छे तरीके से किया जाए। उसमें क्लासेस भी रहेंगी, रिवीजन क्लासेस, और जितना भी मतलब एक क्वालिटी ओरिएंटेड उसमें क्लासेस और मटेरियल सब कुछ किया जाएगा, साथ में टेस्ट भी उसमें लिए जाएंगे। तो ये सूचना आप दूसरों तक भेज के हमारी मदद कर सकते हैं। कहने का मतलब, जो ये हमारा परिवार है, चाहे वो पांडे चैनल का पूरा परिवार है, चाहे ये आईएएस प्रेप एकेडमी का परिवार है, इस पर आप मदद कर सकते हैं हमारा इसी तरीके से सहयोग करके कि एक दूसरे तक सूचनाएं पहुंचा के। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस तिथि या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 का आया, मतलब वो अधिनियम तो बन ही गया, तो उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भारत आए हिंदू, सिख और ये जैन, पारसी सब समुदाय के लोग हैं, ईसाई हैं, इनकी तिथि क्या रखी गई थी कि इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा अगर इसके पहले वो आए हैं। तो ये तिथि है क्या? 31 दिसंबर। तिथि तो बिल्कुल सही है, 31 दिसंबर 2014। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 दिसंबर 2014 की ये तिथि है। अगर इसके पहले या इस तिथि को आ गए हैं, है ना, तो उनको क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उनको वैध मान लिया जाएगा, वैलिड मान लिया जाएगा। बाकी नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है आप जानते हैं, उनमें कैसे कैसे नागरिकता मिलती है ये आपको पता ही है। अगला जो प्रश्न है,
बाकी ये आपको सारा पीडीएफ मिल जाता है, आप अच्छे से इसको पढ़ें। नागरिकता संशोधन अधिनियम में ओसीआई कार्ड धारक के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ा गया है, और वो आधार क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है, उसमें ओसीआई कार्ड धारक के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो वो प्रावधान क्या है, ये पूछा जा रहा है। यदि ओसीआई पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी सामने आती है, तो उनका कार्ड जो पंजीकरण है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये प्रावधान पहले से था। 5 साल के भीतर अगर ओसीआई कार्ड धारक 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास प्राप्त करता है, कारावास की सजा उसको होती है, तो उसका कार्ड या पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक ये प्रावधान जोड़ दिया गया है कि यदि ओसीआई कार्ड धारक अधिनियम के प्रावधानों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कानून, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अन्य कानून का उल्लंघन करता है, तब भी उसका जो है ये रद्द कर दिया जाएगा। और ये पंजीकरण रद्द करने का जो ये प्रावधान है, ये जोड़ा गया है 2019 के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब पहले से थे, इस एक्ट के द्वारा इसी को जोड़ा गया है ना। तो ओसीआई कार्ड धारक के लिए ये बात की गई है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ओसीआई का जरा फुल फॉर्म बताइएगा, है ना, जरा बताइएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, ग्रुप में जो लोग हैं वो ग्रुप में बताएं, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं इसको, जिनको ग्रुप में रखा गया है वो ग्रुप में इसको डिस्कस कर सकते हैं, ओसीआई क्या होता है। थोड़े मुद्दे आप भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फालतू का डिस्कशन नहीं, काम का। और कमेंट करके यहाँ पे यूट्यूब पे आप बता सकते हैं। भारतीय नागरिक कार्ड धारकों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? जीवन पर्यंत वीजा, अनिश्चित समय के लिए यात्रा के दौरान भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में अप्रवासी भारतीय के बराबर समझा जाएगा। तीनों की तीनों बातें सही हैं। अगर आप भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं, आपके पास मतलब आप विदेश में रहते हैं और भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं भारतीय नागरिक कार्ड धारकों को। और इसके साथ में ठहरने की किसी भी अवधि तक पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट भी मिल जाती है ना। उड़ानों के किराए के मामले में बात की जाए तो अप्रवासी भारतीयों के बराबर इनको समझा जाता है, तो ये उसके फायदे होते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को नागरिकता के लिए पंजीकृत कर सकती है। पंजीकरण की शर्तों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति, मतलब ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा होता है क्योंकि इसको जोड़ के आपको इस विकल्प के साथ में पढ़ना है। तो पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, तो उसको यह कार्ड मिल सकता है। पहला ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी जो बात यहाँ पर की जा रही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको पढ़िए। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अहर्ह था, ये हो सकता है। और तीसरा जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग में से संबंध रखता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत का भाग हो गया, ठीक है, अगर इससे संबंध रखता है तो हो सकता है। और अगला है जो किसी नागरिक का पुत्र, पुत्री या पौत्र या पौत्री या प्रपौत्र या प्रपौत्री हो, तो वो हो सकता है। इसमें ए बी डी तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट गलत दी है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होने के बाद जो भारत के हिस्से में आ गया उस भूभाग से संबंध रखता है, जो भारत के हिस्से में आ गया तो वो देश का नागरिक हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा जा रहा है? सी। थोड़ा सा टफ पड़ रहा है ना आप लोगों के लिए, परेशान मत होइए। ये वैसे प्रश्न हैं जिनकी तैयारी करने के बाद आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, कोई भी आयोग का एग्जाम इससे टफ पूछने की क्षमता ही नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सब आपका हो जाएगा। तो और सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये था 15 अगस्त 1947। बाकी इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति जो निर्दिष्ट व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, या कोई नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ये सब उसमें रखे गए थे, है ना। और इन्हीं के आधार पे ये दे दिया जाता है। भारतीय नागरिकता की जो बात होती है, जो नागरिक कार्ड धारक की बात होती है, भारतीय नागरिक कार्ड धारक, तो उनको इन मुद्दों, इनके आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है कार्ड। अगला जो प्रश्न है, किस नागरिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड संबंधी योजनाओं का आपस में विलय कर दिया गया? एक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, और विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड संबंधी जो योजना है, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप कार्ड, अभी मैंने आपसे पूछा था। तो इसको एक कब किया गया, कौन सा संशोधन अधिनियम लाया गया था? तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 का था, उसके तहत ये प्रावधान किया गया था।
है ना। 13 में ये अलग थे, फिर 15 में इसमें प्रावधान किया गया था। अभी एक प्रश्न में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रावधान 2015 का जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसी में किया गया था। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसे प्रदान की गई है? विदेशी भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता किसे प्रदान की गई है? भारतीय मूल के व्यक्तियों को, या अगला है इसमें कि 16 निर्दिष्ट देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को। ये दोनों दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, है ना। तो को यहाँ पर ये है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये सी वाला इसका उत्तर है। यहाँ पर सही उत्तर है कि सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। यहाँ के लिखा है, तो सभी भारतीय नागरिकों को यहाँ पर होना चाहिए। किया गया बस दो देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया। 2003 में जो प्रावधान किया गया था उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 निर्दिष्ट देशों के मूल व्यक्तियों को, भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को नहीं। 2003 में प्रावधान ये था। फिर 2005 में प्रावधान में संशोधन किया गया, तो कहा गया कि सभी देश के भारतीय मूल के नागरिकों को, ये कहा गया सभी देश के। फिर ये प्रावधान आ गया जो पहला वाला विकल्प दिया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो सभी में शामिल है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सबको, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, क्या ये बात सही है? भारत में एकल नागरिकता है, स्टेट की अलग नागरिकता नहीं होती है। भारत का नागरिक है, चाहे वो कर्नाटक का रहने वाला है, चाहे जम्मू कश्मीर का, चाहे असम का, चाहे उत्तर प्रदेश का। एल एम सिंघवी समिति का संबंध दोहरी नागरिकता से है। एक एल एम सिंघवी समिति गठित की गई थी, और उसने, जैसे बहुत बार बात चलती है, जैसे बहुत सारे देशों में दोहरी दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो कई बार जब मुद्दे उठते हैं, जैसे किसी को शामिल करने की बात की जाती है कि कोई क्षेत्र है वहां के लोगों को शामिल किया जाए, कोई विवाद होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, जैसे तमिल शरणार्थियों के का मुद्दा था, तो तमिल शरणार्थियों के लिए दोहरी नागरिकता की मांग की जा रही है, अक्सर की जाती है। तो भारत में दोहरी नागरिकता की क्योंकि अवधारणा नहीं है, तो इसका कोई संवैधानिक आधार भी नहीं है। तो वर्ष 2000 की बात है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2000 की बात है, उसमें एल एम सिंघवी समिति गठित की गई थी, तो उसने सिफारिश की थी कि आपातकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया जाए। तो ये किया गया है ना, इस तरीके की बात इसमें की गई थी। अगला जो प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता से कैसे वंचित किया जा सकता है, यानी कि वंचन का क्या इसका तरीका है। एक है स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, यानी कि आप चाहें कि भारतीय नागरिक आपको नहीं रहना है तो आप स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं। वॉलंटरी, आप क्या कह सकते हैं कि हम नागरिकता जो सिटीजनशिप है उसको हम त्याग रहे हैं। बर्खास्तगी द्वारा, ये भी सही है, बर्खास्तगी की जा सकती है आपकी। और तीसरा है वंचन के आधार पर। अब वंचन में भी डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आगे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तीनों सही है, नागरिकता अधिनियम 1955 में ये तीनों प्रावधान किए गए हैं कि इस आधार पर नागरिकता तीन स्थितियों में वंचित की जा सकती है। नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है, नागरिकता ली जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता अर्जन की जा सकती है, उसका क्या आधार है, तो जन्म के आधार पर, विदेशीकरण के आधार पर, और तीसरा है क्षेत्रीय समाविष्ट के आधार पर। तो क्या विदेशीकरण यहाँ पर सही है? विदेशीकरण की देशीकरण, यहाँ पे देशीयकरण होना चाहिए, तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन किन आधारों पर हो सकती है? जन्म के आधार पर हो सकती है, बिल्कुल सही है। वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण, और ये विदेशीकरण नहीं, देशीयकरण। भाई आपको नागरिकता लेनी है तो विदेशीकरण की क्यों बात करेंगे। और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, कोई क्षेत्र अगर समाविष्ट किया जाता है भारत के क्षेत्र के अंतर्गत, भूभाग के अंतर्गत, तो उसके आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं, ये बेसिक वाला प्रश्न है। संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 12 गलत है, 5 से क्या है 11, और नागरिकता अधिनियम 1955 में भी इसके संबंधित प्रावधान है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब बिल्कुल सरल सरल प्रश्न, आपको हलवा टाइप के प्रश्न के लिए, ठीक है ना। तो 1 और 3 सही है, भाग सेकंड है, अनुच्छेद 5 से 11 है, और नागरिकता अधिनियम 1955 फिर 2019 का भी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो आप ऐसे उसको मत निकाल दिए कि इसमें प्रावधान नहीं है, नया आ गया लेकिन उसमें भी तो प्रावधान था। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, ये जो बात की गई है, कितने वर्ष की बात की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि अगर संसद चाहे तो नागरिकता के बारे में विधि बना सकती है,
और इसमें जो बात की गई है तो 1955 की जो नागरिकता अधिनियम की धारा है 5(1)(a), उसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है तो पंजीकरण के द्वारा, के द्वारा अगर नागरिकता आपको चाहिए तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 ईयर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया। अमेरिका नहीं, अमे नहीं होता है, अमेरिका होता है। ये बिंदी गलत यहाँ पे लगी है। और इसके साथ में दोहरी नागरिकता का प्रावधान आपको मैंने स्विट्जरलैंड में भी बताया था, और आपको पता हो तो बताइए। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे वो एक तो देश का नागरिक, फिर स्टेट का भी नागरिक होता है, जहाँ वो निवास करता है उस राज्य का भी नागरिक होता है। भारत में केवल भारत का नागरिक ही होता है व्यक्ति। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो एक देश का और राज्य का भी डबल नागरिकता वहां पे है, डुअल सिटीजनशिप है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्य नहीं है? तो 2015 की नागरिकता संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें, एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, वो नहीं होंगे, वो अहर्य नहीं होंगे, है ना? तो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के लिए अहर्य नहीं है, क्योंकि आपके भैया ने एक कंसेप्ट और बताया था कि केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर और सबके लिए प्रावधान वो भी किया गया है, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, इसकी व्याख्या में बस इतना ही है, वही सारी बातें और रिपीट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी विभाग को सम्मिलित करके, ये सब प्राप्त हो सकती है। और नहीं प्राप्त की जा सकती अगर एलिमिनेट करने का आपसे पूछा जाए तो भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। आप सोचे कि भारतीय बैंक में आप धन जमा कर देंगे, खूब पैसा जमा करके तो प्राप्त कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जन्म द्वारा, रक्त संबंध द्वारा या वंशक्रम भी इसको बोलते हैं। रजिस्ट्रीकरण यानी कि आप अपने को रजिस्टर्ड करके, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा ये प्राप्ति हो सकती है। भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता भारतीय संविधान निम्न में से यहाँ होना चाहिए, निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है। तो दोहरी और एकहरी दोनों। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, ये प्रश्न क्यों मैंने डाला, एमएल सिंघवी समिति ने बात तो की उसकी सिफारिश, लेकिन वो आपातकाल की स्थितियों में और ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, केवल एकल नागरिकता ही आप इसको टिक कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए प्रश्न मैंने उस डिस्कशन के बाद में यहाँ पर डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये 5 से 11 अनुच्छेद और भाग 2 तो याद ही रहना चाहिए आपको। अगला जो प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो नागरिकता से जो वंचित किया जाता है, नागरिकता का वंचन है, इस वंचन के अंतर्गत एक बात होती है कि 3 तरीके से जो वंचन है, तो वंचित करके जो नागरिकता से आपको या किसी को बर्खास्त किया जा सकता है, यदि सामान्य रूप से कोई भी नागरिक भारत के बाहर 7 वर्षों तक रहा हो। ये प्रश्न अगर डीप में जाता है तो पूछता है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही बात है, एक स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, एक बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा है वंचित करने। तो वंचित करने के फिर 5 ये प्रावधान है। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, संविधान के प्रति अनादर अगर जताया हो, शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंधित हो, राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो उसने, 5 वर्ष के दौरान नागरिकता को किसी देश में 2 वर्ष की नागरिक जो जिसने प्राप्त की है नागरिकता उसको कैद हो जाए, और नागरिक सामान्य रूप से बाहर भारत के 7 वर्षों तो रहे। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनको याद रखिएगा। ये वंचन करने के द्वारा जो नागरिकता ली जाती है वही बात है, मतलब वो नागरिकता से वंचन कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? सिंपल सा वही घूम फिर के प्रश्न है। तो संपत्ति स्वामित्व, देखिए ऐसे भी ये पूछा गया प्रश्न है, ऐसे घुमा के पूछ लिया गया, तो सिंपल सा प्रश्न है, बाकी है जाएंगे। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राज्य विधानसभाएं, संसद, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति? लोग कंफ्यूज होते हैं संसद और राष्ट्रपति में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कंफ्यूजन किसी बात का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर हाल में आपको संसद ही ठीक करना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संसद को ही अधिकार है कि वो जो शर्तें हैं वही निर्धारित करें। ठीक है, तो कोई भी ये मुद्दा होगा तो ये केंद्र सूची का विषय है, और इससे जुड़ा जो कानून बनाएगा वो संसद बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी।
ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में जो कानून है वो संसद उसको चेंज कर सकती है, उसको कोई भी संशोधन उसमें कर सकती है। अगला जो एक प्रश्न है वो भी आज के टॉपिक पर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? अब यहाँ पर भी देखिए वही वही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया है, लैंग्वेज चेंज की गई है। तो ये क्वेश्चन एक रूप में ये डबल हो गया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डालना था, तो ये भी यहाँ पे संसद ही हो जाएगा। संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, ये कभी मत मारिएगा, कभी टिक मत करिएगा, ये संसद ही होगा, केवल संसद आपको टिक करना है, पार्लियामेंट जो है हमारी वही ऐसा कर सकती है। चलिए दो एक प्रश्न ये तो ऐसे रिपीट हो गया। चलिए देखते हैं, G7 का अभी सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, कई घोषणाएं हुई हैं, उन पर धीरे धीरे प्रश्न हम आपके सामने ला रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने उसको संबोधित किया है, और इस संबोधन के दौरान एक घोषणा ऐसी भी हुई है ना, G7 की बैठक के दौरान कार्बिज पे घोषणा। तो इसका उद्देश्य क्या है? कार्बिज पे ऐसी महामारी के समय ये घोषणा की गई है जब कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो ऐसे में भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए कार्बिज पे घोषणा लाई गई है, और इसका उद्देश्य यही है कि G7 का जो 47वां शिखर सम्मेलन, अभी 47 ये नंबर भी याद रखिएगा, उसमें ये जो ये भविष्य की महामारियों के लिए जब ये समझौता हुआ, ये घोषणा हुई, तो इसमें बात ये की गई कि G7 गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देगा, और जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आधा इसमें उठा रहा है पूरी जिम्मेदारी, और 100 मिलियन ये ब्रिटेन उठा रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और कम से कम 70% आबादी को टीकाकरण करने का, वैक्सीनेशन उनका करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। 11 अरब खुराक की आवश्यकता इसके लिए होगी, और ये खुराक जो दी जाएगी, एक आपको कार्यक्रम मैंने बताया था, अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम, उसी के माध्यम से ये प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट अगला है G7 का जो 47वां शिखर सम्मेलन ये हो रहा है, तो 2021 में भारत के अलावा किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? ये प्रश्न हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण कोरिया है, अफ्रीका और भारत, ये 4 देश थे। तो उपयुक्त सभी इसके मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम सेकंड योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। और ये जो चारों देश हैं, इनको बुलाया किसने था? इसको बुलाया था किसने? ब्रिटेन ने बुलाया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ब्रिटेन ने इनको अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। और इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी क्योंकि ब्रिटेन कर रहा था, इसीलिए उसने बनाया था। और अगर 2019 में देखा जाए तो ये सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, है ना, वो 46वां सम्मेलन था, वो फ्रांस में हुआ था। और अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था पिछली बार, क्योंकि कोविड 19 संकट चल रहा है, था और चल रहा है, तो पिछली बार का रद्द किया गया था, इस बार किया गया है। फेम सेकंड जो योजना है, इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है जो सही नहीं है। ये भारी उद्योग मंत्रालय की योजना है। सब्सिडी बढ़ाकर इसमें 12,000 रुपए से 12,000 रुपए कर दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि वाहन लागत का लगभग 40% है। मूल्य पक्ष और सब्सिडी पर हालिया संशोधनों के साथ सरकार का लक्ष्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही है। बाकी इसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, है ना, ऑटो जो है और लाइट कमर्शियल व्हीकल है, बस है, इन सबको प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब सही है। इसमें जो सब्सिडी बढ़ाई गई है, ये 15,000 रुपये कर दी गई है। पहले 10,000 रुपये हुआ करती थी, अब 10,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 15,000 रुपये कर दिया गया है। असत्य पूछा जा रहा है तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी जो पहले जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर थे, उनके टू व्हीलर्स की जो सब्सिडी थी वो 10,000 रुपये प्रति किलोवाट थी। अब इसको बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दी गई है, और वाहन क्षमता का लगभग ये 40% क्योंकि होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये, और बाकी फेम इंडिया योजना के बारे में अगर बात करें तो ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सबको कवर करता है। हल्के जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो छोटी बसें हैं, उनको भी कवर करता है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जैसे माइल्ड हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 14 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा पर एक उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन को किस भारतीय नेता ने संबोधित किया? तो 14 जून को जो ये सब सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी। इसकी अध्यक्षता, उन्होंने ये संबोधन किया है। और मरुस्थल पे भारत ने पहले भी बहुत सारे विचार रखे हैं, मरुस्थलीकरण पे।
और जो अभी ये महासभा का 75वां चल रहा था, उसके अध्यक्ष हैं वोल्कन बोजकिर, उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा था। और पीएम मोदी ने 2019 में नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 14वें सत्र की अध्यक्षता की थी, जिसमें मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे से निपटने के लिए ग्रामीण और शहरी समुदायों के संक्रमण, इन सबको प्रोत्साहित करने और ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। तो अभी फिर से इन्होंने इस मुद्दे पर बात की है, संबोधित किया है सत्र को। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया भर में पृथ्वी का अगर देखा जाए तो भूमि क्षेत्र का लगभग 5वां हिस्सा, 2 अरब हेक्टेयर से अधिक हिस्सा डिग्रेड हो रहा है, अवक्रमित हो रहा है। और इससे क्या प्रभाव किस पे पड़ेगा? एग्रीकल्चरल लैंड पे प्रभाव पड़ेगा। वो धीरे धीरे उपजाऊपन खत्म होगा, भूमि क्षरित होगी, और वो भूमि जब बेकार हो जाएगी तो खेती नहीं हो पाएगी। और 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि 90% से अधिक भूमि खराब हो जाएगी। तो ये पूरा जो पृथ्वी हमारा है, और इस भूमि क्षेत्र के 5वें हिस्से और लगभग 3.2 अरब लोगों की आजीविका पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? कौन है ये? तो ये खिताब जीतने वाले हैं कौन? उत्तर दीजिए अब अपना। नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। और इन्होंने 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिटसिपास के खिलाफ 2 सेट से वापसी करने के बाद ये खिताब जीता है। कितने सेट से, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। ये ओपन एरा में कम से कम 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो चारों को कम से कम 2 बार जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और वो राय एमरसन और रॉड लेवर के बाद सभी ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं ये, और वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस एटीपी द्वारा जो विश्व रैंकिंग है उसमें ये फर्स्ट है, नंबर 1 है। और एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, सभी 9 एटीपी मास्टर्स इवेंट और एटीपी फाइनल में सभी बड़े खिताब जीते हैं, ये एकमात्र ये सब कुछ करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो इसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन होता है। मई के अंत में हर साल ये आयोजित किया जाता है, और इसका नाम फ्रेंच एविएटर रोलैंड गैरेस के नाम पर रखा गया। और ये क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप टूर्नामेंट होता है। इसको क्ले कोर्ट मतलब उसमें खेला जाता है, कोर्ट जो होता है वो क्ले का बना होता है। अगला जो प्रश्न है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है? युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, ऐसे अभियान आपसे पूछे जाएंगे। यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो सारे अभियान यूपी के ही आपसे नहीं पूछे जाते। एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा वहां भी नहीं है, लेकिन ये एमपी मध्य प्रदेश, एमपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश का ये अभियान है, और इस अभियान में कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है। और अभियान में क्या किया जाएगा? इसके तहत कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को जो कोविड-19 संक्रमण है इसके प्रति जागरूक करके कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा ये, है ना? उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सब इसमें मिले होंगे। और इस शिक्षा की प्रभावी वास्तविक समय निगरानी के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा कि कुछ काम हो रहा है कि केवल चला ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड मास्क विकसित किया है जिसने एंटीवायरल एजेंटों के साथ लेपित किया गया है? यानी कि मास्क को ही एंटीवायरल एजेंट से लेपित कर दिया गया है कि अंदर इन्फेक्शन हो ही ना पाए। ये डीआरडीओ इसरो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक स्टार्टअप है, थिंक टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसको डेवलप किया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने किया क्या है, 3D प्रिंटेड मास्क जो विकसित किया है ये एंटीवायरल एजेंट से लेप कर दिया है उसका। और इसका उत्पादन करने के लिए इन्होंने 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल्स को एकीकृत किया, यानी कि दोनों को एक साथ मिलाया, और जो वायरल कणों के संपर्क में आने पर वायरस पर हमला करता है ऐसे मास्क का उत्पादन इन्होंने किया। और ये जो मास्क है एंटीवायरल एजेंटों के साथ लेपित है, जिन्हें वायरसाइट्स कहा जाता है। जैसे वायरस से वायरसाइट्स ये बना है, तो वायरसाइट्स इनको कहा जाता है। वायरसाइट्स ये वायरल एंटीवायरल एजेंट होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकता है। और ये प्रोडक्ट उन शुरुआती परियोजनाओं में से एक है जिन्होंने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा व्यवसायीकरण के लिए चुना गया है। यानी कि ये स्टार्टअप जो है ऐसा प्रोडक्ट बनाने में सफल रहा है जो व्यवसायीकरण कर मतलब उसका कमर्शलाइजेशन हो पाएगा। और ये लागत प्रभावी मास्क है, N95 3 प्लाई और कपड़े के मास्क की तुलना में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में काफी अधिक प्रभावी है। तो थोड़ा सा ये महंगा तो जरूर होगा। और अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट, भारतीय तटों की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है।
जो ऐसे ऑपरेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकतर ऑपरेशन जो होते हैं वो युद्ध अभ्यास होते हैं या तटों की रक्षा के लिए, लेकिन ऑपरेशन ओलिविया के बारे में ये गलत हो जाएगा। क्या है आप सोचिए। भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, अगर दूसरा स्टेटमेंट समुद्री कछुओं से दिया जा रहा है जो कि सही है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड ऐसा होता है, अक्सर ऐसा। तो पहला इसीलिए गलत है क्योंकि ये कछुओं से संबंधित है, तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ऑपरेशन ओलिव रिडले ये है, मतलब ओलिविया है, ये ओलिव रिडले जो टर्टल्स हैं, जो कछुए हैं, उनकी रक्षा के लिए शुरू किया गया है। और इसमें कोई ये नया ऑपरेशन नहीं है, पहली बार 1980 के दशक में इसको शुरू किया गया था। और ये ऑपरेशन हर साल ओलिव रिडले जो कछुए हैं उनकी रक्षा करता है। जब नवंबर दिसंबर के महीनों में इनका प्रजनन होता है, उड़ीसा तट पर जब ये घोंसले बनाना शुरू करते हैं, तो उस समय पेट्रोलिंग की जाती है और इंटरसेप्टर क्राफ्ट, पेट्रोल वेसल, एयर कुशन वेसल और ड्रोनियर एयरक्राफ्ट के जरिए नवंबर से मई तक चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है कि इनको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए। और ओलिव रिडले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, उसमें ये सूचीबद्ध है, अनुसूची फर्स्ट में। ठीक है ना, उसमें सूचीबद्ध है। और भारत में पाए जाने वाले जो कछुए हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट, मतलब उसमें आईयूसीएन में है, और अनुसूची फर्स्ट ये जो हमारा संरक्षण अधिनियम है उसमें भी है। ठीक है। और ये साइट्स ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा की परिशिष्ट एक में भी सूचीबद्ध है। अब कितने इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, यानी कि इनको विलुप्त तो बिल्कुल होने ही नहीं देना है। और उनके सामूहिक घोंसले को अरिवाडा कहा जाता है, जो सामूहिक रूप से जिस घोंसलों में ये तैयार होते हैं, जब बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। गहिर माथा, अष्टारंगा तट, देवी नदी का मुहाना और ऋषिकुल्या भारत में ओडिव रिडले के लिए जाने जाते हैं। उड़ीसा तट से चार अरिवाडा स्थल, ये चार अरिवाडा स्थल है, जो ये चारों स्थल मैंने आपको बताया जहां पे घोंसले, जो घोंसले का समूह पाया जाता है। तो इन चारों स्थलों को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये कौन से इसके लिए जाने जाने वाले क्षेत्र हैं। एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना का संबंध किससे है। अब जब कोविड 19 आया तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो थे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, उनका उनकी क्षमता बढ़ाई गई, उनका विस्तार किया गया। तो कोविड 19 से लड़ने के लिए प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटना है, यानी कि हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं हो पाए, तो एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल। अब ये एक्सटेंशन कैसे किया जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अलग अलग नहीं, इसमें सब जगह पे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जो क्षमता है क्षमता प्रसार किया जाएगा। तो इसमें ये जो परियोजना है, ये दूसरी लहर के बीच में जब दिक्कत देखी गई, उसी के आधार पर अस्पताल का निर्माण और वहां पे जो कैसे राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए, इस पे विचार किया गया। तो ये परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में चलाई जाएगी। और मॉड्यूलर अस्पताल, अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार इसमें किया जाएगा और इसे मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में बनाया जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक हॉस्पिटल है, तो उसके बगल में बना दिया गया, तो यहाँ से चीजों को क्या किया जाएगा, यहाँ से चीजों को यहाँ पे शिफ्ट करना या इनके इनमें हेल्प करना आसान होगा। मान लीजिए कोई जरूरत पड़ा कोई इक्विपमेंट की या बेड की, मान लीजिए कि यहाँ पे डेवलप है, लेकिन तब भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी तो पास में बना दिया जाएगा। और अभी इसके तहत बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, अमरावती, पुणे और जालना ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और मोहाली पंजाब में, वहां पर 100 बिस्तरों वाले अस्पताल शुरू किए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 20 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी शुरुआती पायलट तौर पर ऐसा किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं, लोगों तक शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ डेली टेस्ट देना चाहते हैं, साथ में आप वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आईएएस प्रेप अकेडमी जो ऐप है, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। बाकी अन्य टेस्ट सीरीज और प्रोग्राम का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आरओ और यूपीपीसीएस के लिए क्लासेस, नोट्स, इंपॉर्टेंट चीजों का, इंपॉर्टेंट क्लासेस, सारी क्लासेस नहीं, इंपॉर्टेंट क्लासेस और बहुत अच्छे टेस्ट। अगर ये आप चाहते हैं खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल किसी भी हालत में कोई बट लेकिन नहीं रखना चाहते हैं एग्जाम पास करने में, तो आपके लिए प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, उसका लाभ जरूर उठाएं। आपको सूचना दोनों चैनलों पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।